उत्तर प्रदेश की सियासत में महिला आयोग के उपाध्यक्ष पद पर हैं अपर्णा यादव इस वक्त और इसी नाते उनसे कई सवाल कुछ बड़े मामलों को लेकर पूछे जाते हैं जिस पर वह जवाब देने से भी कतराती नजर नहीं आती। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल जो उनका पीछा नहीं छोड़ता वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में क्या वो सम्मान मिल रहा है जो समाजवादी पार्टी उन्हें दे सकती है। ये सवाल आज बहुत बड़ा बना हुआ है। महिला आयोग के उपाध्यक्ष पद पर भले से ही हो लेकिन अभी भी चुनावी टिकट पाकर चुनावी मैदान में शिरकत नहीं करी। 2027 के चुनावी मंच की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा हर किसी ने कमर कसनी शुरू कर दी है। लेकिन इस बीच अपर्णा यादव का अता पता नहीं कि किस सीट से उनकी दावेदारी मजबूत है। ऐसा लग रहा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी उनको महिला आयोग उपाध्यक्ष पद देकर कहीं ना कहीं उनको बस ये कहना चाहती है, संदेश देना चाहती है कि आप यहीं तक सीमित हैं। लेकिन क्या अपर्णा इससे आगे का कुछ ठोस कदम उठाएंगी? इस बीच उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ बड़े मुद्दे हावी हैं जिन पर अपर्णा यादव लगातार बयानबाजी कर रही हैं। अखिलेश यादव ने हाल ही में कांवड़ यात्रा को लेकर और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की कुछ रणनीतियों को लेकर सवाल उठाए। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की सियासत में छांगुर बाबा का मुद्दा भी काफी गरमाया हुआ है। इन सभी मुद्दों पर एक साथ अपर्णा यादव का कुछ जवाब सामने आया। देखिए आप उनका पूरा बयान। तो हमने पिछले साल ही लगा लिए थे और ये देखिए विपक्ष कुछ भी कह रहा है, आप लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, सब लोग देख रहे हैं, डिजिटल इंडिया है, प्रधानमंत्री जी की वजह से जो है आजकल सब कुछ जो है फ़ोन से लेकर के इंटरनेट पर सब छाया हुआ है। सबको पता है कुत्ते पेड़ कहाँ पर कैसे किसने कब लगाए, तो ये सब कुछ पता चल रहा है। इसमें कोई बात कहने की नहीं है। मैडम अखिलेश यादव जी ने कांवड़ियों को लेकर एक विवादित बयान दिया है। कहा है डीएम और कमिश्नरों को उनको खाना खिलाना चाहिए और एसडीएम और सीओ को कांवड़ियों के पैर दबाने चाहिए जिससे पुण्य मिलेगा। देखिए अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो मुझे नहीं पता, पर ये मैं कहूँगी कि सनातन धर्म संस्कृति ऐसी रही है कि जहाँ पर कांवड़ यात्रा को बड़ा प्रासंगिक रूप से बड़ा पुण्य कहा गया है। और एक बार शायद अगर कोई कांवड़ यात्रा करे उसको जो है कुछ भी विश्राम देने से, उसकी यात्रा सुगम कर देने से, उसकी यात्रा ऐसे कर देने से कि उसको जो है कठिनाई ना हो, मुझे लगता है पुण्य तो भाई प्राप्त होता ही है। तो जो है इसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। जब से उन्होंने सरकार का दायित्व संभाला है एज मुख्यमंत्री, तो वो हमेशा ध्यान देते हैं कि उनके खाने पीने की व्यवस्था हो, उनकी विश्राम की व्यवस्था हो। तो इसमें जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपना कार्य कर रहे हैं। बाकी पक्ष विपक्ष ये कोई इस तरीके की बात कहते रहे, कोई बात नहीं। मैडम अखिलेश यादव ने कहा है, जो अभी इटावा में कथावाचक कांड हुआ था दांदरपुर, उसमें कहा है कि सरकार ने पीडीए पर सीधा प्रहार किया है। देखिए मैं समझती हूँ इटावा जो है एक ऐसा गढ़ रहा है जहाँ पर यादवों की बाहुल्यता रही है। तो इस प्रकार का कार्य क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये एक षड्यंत्र के रूप में भी मैं देखती हूँ। और ये मेरी समझ से देखिए कोई भी व्यक्ति धर्म के अपना प्रचार प्रसार कर सकता है, सबको स्वेच्छा है, सबको स्वतंत्रता है। और ये जांच का विषय है कि जहाँ पर इतना ज़्यादा यादव बाहुल्य है वहाँ पर इस प्रकार का हुआ, तो ऐसा तो नहीं कि कहीं ये विपक्षियों ने ही करवाया हो, ये ऐसी काम किया हो कि भाई जो है हिंसा बढ़ाने के लिए, क्योंकि हिंदू पूरा इकट्ठा हो रहा है। हिंदू जन जागरण, बिल्कुल जन जागरण हो रहा है हिंदुओं का, और जन जागरण का तात्पर्य पूरे देश में हो रहा है। ये सनातन अब ये नहीं देख रहा है सनातनी कि मैं यादव हूँ, कि मैं ब्राह्मण हूँ, कि मैं क्षत्रिय हूँ, कि मैं जो हूँ कोई अन्य समाज को बिलोंग करता हूँ। इस तरीके की भावना नहीं। अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं एक हूँ। हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि विपक्षियों ने इस तरह की घटना इस तरह से करी हो कि भाई हिंदू अलग हो, हिंदुओं के मन में ऐसा आए, पर जो है ऐसा जो है यहाँ पर हुआ है, ये एक बहुत बड़ी जांच का विषय है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को नोबेल पुरस्कार देने की रेस में शामिल माना है। उन्होंने कहा है कि मुझे भी मिलना चाहिए, मैंने बहुत अच्छा कार्यकाल अपना चलाया है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? वो अपने मियाँ मिट्टू हैं और उनको जो है इस तरीके की बातों से राजनीतिक जीवन में बचना चाहिए। बिहार में चुनाव है, बिहार महागठबंधन कह रहा है कि काफ़ी 2 करोड़ लोग वोट नहीं डाल पाएंगे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। क्या लगता है बिहार में क्या स्थिति है? देखिए ये एक कोर्ट और उसका विषय है, तो ये अपना देखें, पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ तक है वो हमेशा चुनाव के मोड में रहती है, एक्शन मोड में रहती है, और बिहार भी हम लोग जो है जीतेंगे।
मैडम, आप राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, आप आई हैं, आप भी महिलाओं की समस्याएं सुनती हैं और राज्य महिला आयोग की कई सदस्य भी आती हैं, शिकायतें सुनी जाती लेकिन धरातल पर उनके निस्तारण का कोई खबर कैसी साझा बात नहीं कर की रहे हैं जाती भैया, आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, हिट्सू की रिपोर्ट पढ़िए, इन्वेस्टिगेशन ट्रैफिकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस। सबसे पहले 18 से पहले उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा था वो 9वें नंबर पर था, आज हम फर्स्ट नंबर पे हैं। इसलिए है क्योंकि राज्य महिला आयोग लगातार निस्तारण कर रहा है, सुन रहा है और धरातल पर जो है, चाहे पुलिस हो, चाहे आदरणीय सरकार हो, हमारी मुख्यमंत्री जी हो, ये कड़े निर्देश हैं कि हम जो है जहाँ पर भी महिला सुरक्षा से जुड़ी हुई और खास तौर से सेक्सुअल ऑफेंस आएगा वहाँ पर हम तुरंत निस्तारण करेंगे। इतनी तो फांसियाँ नहीं हुई हैं, 80 फांसियाँ दी हैं मिशन शक्ति के तहत। आप बता दीजिए किसी प्रदेश में दी गई हो? मिशन शक्ति को केंद्र सरकार ने देखा आप सभी ने किस तरीके से अपर्णा यादव ने बहुत ही स्पष्ट रूप से सभी सवालों के जवाब दिए और उत्तर प्रदेश की सियासत में ये सवाल लाजमी तौर पर हैं। लेकिन जिस तरीके से अपर्णा यादव अब मीडिया इंटरेक्शन कर रही हैं, मीडिया के सवालों का जवाब दे रही हैं, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि बीजेपी प्रवक्ताओं के अलावा कोई और बड़े नेता भी सामने आकर बयानबाजी इस लेवल पर कर सकें, खासकर महिला आयोग उपाध्यक्ष पद पर बैठी अपर्णा यादव। अगर मैं आपसे कहूं कि महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं उनकी भी चर्चा उतनी नहीं होती जितनी अपर्णा यादव की होती है, शायद आपको हैरानी नहीं होगी इस बात की। आप में से बहुत से लोगों को शायद महिला आयोग के अध्यक्ष का नाम तक नहीं पता होगा। ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल 2027 के चुनाव के नजरिए से जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, समय समय पर यह कयास लगे हैं कि अपर्णा अब नहीं तो तब वापसी करेंगी समाजवादी पार्टी में। बीजेपी में साथ रहकर उन्होंने काफी अपमान का घूंट पिया है और काफी कुछ लंबे वक्त के बाद उन्हें ये उपाध्यक्ष का पद भी मिला था। इस बीच शिवपाल यादव लगातार ये कहते रहे कि बीजेपी सिर्फ फायदा उठाना जानती है, क्योंकि शिवपाल के पास भी एक समय मौका था जब अखिलेश से नाराज थे, अपनी पार्टी बनाई थी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, तो ये बहुत से लोगों ने कहा था कि ये प्रसपा का विलय बीजेपी में कर देंगे या खुद बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। ये अखिलेश के साथ दोबारा गए थे नेताजी के निधन के बाद। लेकिन दूसरी तरफ अब अपर्णा यादव जो है वो बीजेपी के साथ ही नजर आ रही है। अब जैसे कि यादव सीटों को लेकर बात आती है और यादवों को लेकर बात आती है, जैसे कथावाचक का मामला था जिस पर अपर्णा ने जवाब दिया अपना, तो वहां पर साफ नजर आ रहा है कि यादव मामलों पर, यादव बहुल्य सीटों को लेकर अपर्णा यादव का एक सॉफ्ट कॉर्नर है और वो अच्छी तरह जानती है कि इस पर अभी पकड़ जो है समाजवादी पार्टी की है। अब ये जानने के बावजूद भी अगर भविष्य में 2027 के नजरिए से किसी सीट से अगर वो मैदान में उतरती है तो क्या वो जीत पाएंगी? सवाल यह है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा था जो धर्मेंद्र यादव है उनके बहनोई अनुजेश को उतारा गया था करहल सीट से। जिस तरीके से उपचुनाव हुआ था विधानसभा का, वहां पर उतारा गया, जोर शोर से प्रचार हुआ, अपर्णा भी मैदान में प्रचार करने के लिए उतरी थी, कुछ जगहों पर गई थी, लेकिन फायदा तनिक भर भी नहीं मिला। तेज प्रताप यादव ने एक आराम से जीत दर्ज कर ली थी, हर वोटों के राउंड की गिनती में वही आगे चल रहे थे। तो क्या यही अपर्णा का ही भविष्य होगा या अपर्णा अपने लिए एक अलग माहौल बनाएंगी? माना यह जा रहा था कि अपर्णा यादव को बीजेपी इस नजरिए से देख रही है जैसे स्मृति ईरानी को लेकर माहौल बनाया, जैसे कंगना रनौत को लेकर माहौल बनाया, ठीक उसी नजरिए से अपर्णा यादव को भी देखा जा रहा है कि अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में आधी आबादी यानी महिला वोट बैंक को साधने का काम करेंगी और वही काम अब शुरू भी कर दिया जिस लेवल पर यह बयानबाजी कर रही है। देखते हैं आगे इनका क्या फैसला रहता है चुनाव के नजरिए से। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।